प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम सुनने वाला सभी किसान भाई बहने कहते हैं आपका साथी बालमुकुंद सुमन और विनोद कुमार को गणो राम राम। तो देखो भाई विनोद जी, आपने जो किसान साथी जो अबाण जो फसला है ना, तो कुछ जो किसान साथी जो तो अब फसला सूर्या सु निवृत्त भी हो गया है ना, काट ली फसला है ना, और लगभग कुछ की जो वो काट वगैरह की तैयारी में लाग रही है, कोई कोई खेती जो बाकी लगभग खाली हो गया मतलब आपने, है ना। बिल्कुल बालमुकुंद जी, जो आपने जो किसान साथी है वे जो आपने गेहूं की जो फसल है वही काट के फ्री हो चुका, बस वे किसान जो बच रहा है जिन्हें फसल बाद में बोई, बिल्कुल बिल्कुल बस वही किसान के आपने जो गेहूं हो चुका है बस काटवा की तैयारी चल रही है। पर देखो विनोद जी, देखवा हो कि आपने किसान साथी की एक अपनी जो फसल है उनका ताई तो काट ले, काटवा के बाद उनका जो अवशेष बचे चे वहाँ की या तो उनमें कोई न कोई आग लगा दे चे या फिर अवशेषों को ध्यान न रखना है ना, तो ये बात को भी बहुत जरूरी है और आपने जो किसान साथियों के ये बात को ध्यान रखना भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो अवशेष है वे अपनी फसल है बाद में नुकसान भी पहुंचा सके। जैसा अपना जो किसान साथी है वे जलावे, तो जलावा का भी बहुत सारा नुकसान है, तो अपना किसान साथी है जलानी नहीं चाहे। देखो हाँ, पर असे की एक आपने बातचीत ले रहा है फसल अवशेष प्रबंधन, है ना। तो आज अपना जो स्टूडियो है इमें अपने मेहमान भी है, तो श्रीमती मोना जी राठौर, सहायक निदेशक कृषि विस्तार झालावाड़। तो मोना जी, कार्यक्रम में आपको घणो घणो स्वागत है साहब। राम राम साहब जी। राम राम। आज को जो विषय है अपना फसल अवशेष प्रबंधन, है ना जी। और जो भी किसान साथी है वो अपना 07432232593 पर फ़ोन करके और तो उठाओ आप अपना जो मोबाइल है उनसे डायल करो नंबर, और मैं साथ में ही अपने जो विशेषज्ञ है वो आपका जो भी समस्या रहेगी उनको समाधान करेगा। फसल अवशेष प्रबंधन कहीं चाहिए आपने यह किसान का कम से कम यह बात भी समझ में आनी चाहिए जी। तो फसल अवशेष प्रबंधन की हम बात करें तो जो कटाई के बाद खेतों में छोड़ी गई जो पौधों की जो सामग्री होती है वही उसी सामग्री का प्रबंधन करना फसल अवशेष प्रबंधन कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो सामग्री दो तरह की हो सकती है, जड़ भाग होता है, जड़ भाग का अपने आप प्रबंधन हो जाता है, उसको हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती जी। दूसरा डंठल भाग या तना भाग, इनका हमें प्रबंधन करना पड़ता है। सामग्री का प्रबंधन करना ही फसल अवशेष प्रबंधन कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक आपने श्रोता भी जो फोन कॉल से जुड़े हुए हैं, हाँ राम राम साहब। राम राम। राम राम साहब। ये विशेषज्ञ मोना जी बैठे हुए हैं, तो कई प्रश्न पूछ बचाओ आप, है ना। साहब ये जो अवशेष रहते हैं ना, हाँ, तो इनको जलाना नहीं चाहिए सर, जो कीटाणु अंदर के जीवाणु मर जाते हैं। अच्छा। चाहिए क्या सर? जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि इनको जलाना नहीं चाहिए, इसमें कीटाणु मर जाते हैं। बिल्कुल सही, और ऐसा सुनने में आता है, लेकिन और ज्यादातर खानपुर वाले इलाकों में ऐसा देखा जाता है। आप इस चीज से बहुत अच्छी तरीके से अवगत हैं कि इनको जलाना नहीं चाहिए। इनको जलाने के बहुत सारे नुकसान हैं। जो हमारा कार्बन नाइट्रोजन का जो अनुपात होता है वो गड़बड़ा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। राम गोपाल जी, आपने जो फोन करो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपके ताई। और जैसे कि मोना जी अपना बात चल रही थी एक फसल अवशेष प्रबंधन वाली, तो जैसे कि यानी भी आपने विशेष यानी पूछी, और अब जैसे प्रबंधन की जो बात करा पड़े ना, तो प्रबंधन के तय लेकर और यो की तरीकों से करनी चाहिए, कहीं का तरीका हो सके, प्रकार कहीं चाहिए का, है ना। प्रकार के बारे में बात करेंगे, दो तरीके से हम इसका प्रबंधन कर सकते हैं। जी। दो प्रकार है, एक तो इन सीटू प्रबंधन और एक सीटू प्रबंधन। इन सीटू प्रबंधन हम अपनी भाषा में बोले तो जहां हमारा फसल अवशेष है उसी जगह पे उनका प्रबंधन करना। बिल्कुल। तो उसके अंतर्गत हम देखें कि जो मृदा की सतह पे जो अवशेष होते हैं वो वहीं छोड़ दिए जाते हैं और उनका वहीं प्रबंधन किया जाता है, जिससे कि जो कटाव होता है उस कटाव से हम बचाया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा जो फसल अवशेष होते हैं उनको मिट्टी में मिला दिया जाता है, तो जिससे कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा बढ़ती है उन अवशेषों को उसी मिट्टी में मिलाने से। बिल्कुल। दूसरा, फसल अवशेष का जो उपयोग होता है खरपतवारों को दबाने में और नमी बनाए रखने में और मिट्टी के जो तापमान होता है उसको नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है। तो ये तो हो गया इन सीटू प्रबंधन। इन तरीके से जो जहां हमारा अवशेष है उसको उसी जगह पे प्रबंध करना। एक होता है एक्स सीटू प्रबंधन। एक्स सीटू में ये होता है जैसे हमारा जो फसल अवशेष होता है उसको हम पशु आहार के रूप में काम में लेते हैं। दूसरा, ईंधन के रूप में भी काम में लेते हैं हमारे किसान, या फिर औद्योगिक रूप में कहीं जरूरत पड़ती है तो वहां भी काम में लिया जाता है। उसके अलावा
जो फसल अवशेष होते हैं उनको इकट्ठा करके विघटित करके भी मृदा सुधार के लिए काम में लिया जाता है। तो एक सीटू में क्या होता है, उसमें हम फसल अवशेष को इकट्ठा करके खाद बनाया जाता है। उस खाद बनाने के तरीके पे हम आगे बात करेंगे किस तरीके से बनाया जाता है, और जिससे उस खाद को खेत में डालने से उर्वरता बढ़ती है और मृदा की संरचना में सुधार भी होता है। तो ये 2 तरीके हैं, ये 2 प्रकार हैं, हम प्रबंधन इन 2 प्रकार से कर सकते हैं। अच्छा, तो आपने जैसे आपने बताया कि मृदा में एक सुधार के लिए जी ये बहुत ही आवश्यक चाहिए चीज है, के अलावा भी और भी कोई सावधानी रखने वाली बात कहें? सुपर कंपोस्ट खाद है जी, जैसे सिंगल सुपर फास्फेट है या फिर वेस्ट डिकम्पोजर है, इनका उपयोग करते हुए हम फसल अवशेष प्रबंधन करें। मोना जी, जो आपने जो प्रबंधन है जी, एका आपने लाभ कहीं कहीं हो सके जी। प्रबंधन के सबसे पहला लाभ तो है मृदा स्वास्थ्य। अपना जो मृदा का स्वास्थ्य है वो सबसे सुधरेगा, उसकी संरचना सुधरेगी, अपनी मृदा की उर्वरता में सुधार होगा, जल को धारण करने की क्षमता बढ़ेगी। दूसरा, जो मिट्टी का कटाव है, जो वायु और जल से जो कटाव होता है वो कम होगा। तीसरा, जो पोषक तत्वों को उपलब्धता है वो बढ़ेगी, और जो फसल अवशेषों को जलाने से जो वायु प्रदूषण और जो मृदा पोषक तत्वों को हानि होती है वो रुक जाएगी। तो ये इस तरीके फसल अवशेष प्रबंधन करने से ये अपने को लाभ होंगे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो प्रबंधन है इसको घना सारा लाभ हो देखो, है ना। कोई ऐसी मशीन आ रही है जहाँ माध्यम से वो चने जी इनके ताई मतलब ये कर सके, कोई ऐसी मशीन? जी, ऐसी बहुत सारी मशीनें हैं जिससे भी फसल अवशेष प्रबंधन किया जाता है, जैसे कि रोटावेटर है, स्ट्रो रीपर है, जीरो सीड ड्रिल है, कंबाइन हार्वेस्टर है। ये सारे फसल अवशेष प्रबंधन में काम आने वाली मशीनें हैं। इनको काम में लेते हुए भी हम फसल अवशेष प्रबंधन कर सकते हैं। किसान भाई चाहे तो जो कृषि यंत्र, ये मशीनें हैं, कृषि विभाग में ये कृषि यंत्र पे अनुदान दिया जाता है। तो अगर हमारे किसान भाई अगर चाहें तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं राज किसान की साइट पे जाके। इसके लिए किसान के नाम जमीन होना जरूरी है और किसान के नाम ट्रैक्टर होना जरूरी है। अगर किसान के नाम जमीन और ट्रैक्टर नहीं है, दोनों में से अगर एक चीज किसान के नाम है, और जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जमीन पिता के नाम होती है और ट्रैक्टर बेटे के नाम होता है, तो ऐसी स्थिति में नेशनल सर्टिफिकेट बनवा सकता है। अच्छा, तो वो भी उसके लिए भी मान्य है। तो इम जो आपने सरकार जो एक अनुदान दे दे और आपने ये साधन उपलब्ध करा सकते जी। जो जनरल सामान्य श्रेणी के किसान होते हैं उनको 50% अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा जो SC ST और लघु सीमांत श्रेणी के किसान होते हैं उनको 60% अनुदान दिया जाता है। लेकिन हमारे किसान भाइयों को ये ध्यान रखना आवश्यक है, जो लघु सीमांत किसान होते हैं वो जनाधार में लघु सीमांत का सर्टिफिकेट जरूर जुड़वाएं। अच्छा। और जब भी ऑनलाइन आवेदन करने जाए हमारा किसान, तो उनका जनाधार मोबाइल से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब भी वो ऑनलाइन आवेदन करेगा तो उसमें उनके मोबाइल पे एक OTP जाता है। बिल्कुल, तो उस OTP के बिना OTP के किसान की एप्लीकेशन ऑनलाइन नहीं होती। बिल्कुल, ये तो बात बहुत अच्छी है। और श्रीमती मोना जी, जैसे आपने बातचीत कर रहे थे एक मशीन है ना, तो एक तो आपने जो जनरल जो मशीन रहे जैसे ट्रैक्टर आपने ये कल्टीवेटर है या ये है, तो यहाँ में और वह जो आप मशीन बता रहे थे, तो यहाँ में यूँ कहीं फायदो लागे जो मैं भाई इससे चना जो आपने वो जो टुकड़ा हो या फिर कहीं जी, ये मैंने जिन मशीनों के नाम बताए, ये सारी मशीनें जो हमारे फसल अवशेष होते हैं उनको पलटने का और उनको टुकड़े करने का काम करती है। अच्छा। तो बस हमारा मेन मोटिव यही है कि जो हमारा फसल अवशेष है वो अच्छे से उसमें खेत में फैल जाए, मिल जाओ जी, अच्छे से मिल जाए। फसल अवशेष रहे जी, तो वही जड़ा दे वो जी। अब वही न जड़ावा और उनका जड़ावा का जो अगर नुकसान की बात करा तो कहीं कहीं नुकसान लगे चाहिए अपने। सबसे पहला नुकसान तो जो हमारे खेतों में जो लाभदायक जीव और कीट होते हैं वो मर जाते हैं जलाने से। बिल्कुल। उसके अलावा दूसरा नुकसान है जो सूक्ष्म जीवों की जो संख्या होती है वो कम हो जाती है, और दूसरा प्रदूषण होगा जलाने से। उसके अलावा जो मिट्टी का तापमान होगा वो भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल। उसके अलावा जो पारिस्थितिक तंत्र है, मतलब जैसे पशु पक्षी है, तो वो भी उस जगह से उड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। लेकिन कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जिनको हमारे पशु पक्षी नियंत्रित करते हैं। हमारे खेत में, हमारी फसल में कुछ कीड़े ऐसे होते हैं, तो जब वो नहीं रहेंगे तो हमारा नियंत्रण नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से नियंत्रण नहीं हो पाएगा। दूसरा जो CN रेशो है, कार्बन नाइट्रोजन का जो अनुपात है, वो गड़बड़ा जाएगा। जब तक हमारी यहाँ की मिट्टी में CN रेशो का अनुपात सही नहीं होगा तो हमारे यहाँ की जो उत्पादकता है वो प्रभावित होगी। तो ये हमारी जो फसल जलाने के ये नुकसान है। तो
ये नुकसान होंगे हमारे किसान भाइयों को। नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात बताया आपने, क्योंकि देखो आप जानो છો કે ઈ જળાવાસ આપણે ઘણા સારા નુકસાન છે और આપણા जो मित्र कीट रहे છે वो भी एक साथ का साथ में ही जी, जल मित्र जाओ कीट છે ને? भी हाँ। खराब, वो भी जल जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। और उनसे कहें છે કે આપણે નુકસાન તો હોય એગો પણ સાથ का साथ में આપણે ઉપજ ટીકાટી શું बहुत सारी समस्या हो છે। આપણે आज देखવામાં આવે છે કે और भी जो फसल में अनेक प्रकार की जो बीमारियां लाग जाओ છે या समस्या रही चाहिए है ना, तो ये बात को जरूर ध्यान रखना आपने कि जो किसान भाई છે वो ये कतई न जलानी चाहिए। और जो किसान भाई છે જેને અબાણી આપણે जो रेडियो છે वो खोल्यो છે, तो वहाँ के लिए આપણે जो स्टूडियो का नंबर છે 07432232593 यहीं पर कॉल करके और विषय છે આપણે फसल अवशेष प्रबंधन है। तो मोना जी जो आपने प्रबंधन है जी। इसका तरीका कहीं कहीं हो सके छे? जी, इसके तरीके की हम बात करें तो पहला तरीका है वेस्ट डिकम्पोजर, दूसरा है ट्राइकोडर्मा कल्चर, जी जी, और तीसरा है गहरी जुताई होती है। अच्छा, गहरी अच्छा। जुताई से भी हम प्रबंधन कर सकते हैं। तो एक गहरी जुताई का जो अपनी फायदा है वो कहीं कहीं मानो जो आप ही कहते हैं। गहरी जुताई में सबसे पहला फायदा तो ये होता है उस नीचे की मिट्टी पलट के ऊपर आती है और ऊपर के नीचे जाती है। तो इससे क्या होता है, जो भी पुराने अपनी फसल में हमारी जमीन में पहले से जो कीड़े अंडे या कीड़ों के अंडे या प्यूपा लार्वी मौजूद है या फिर जो खरपतवार है उनकी अगर कुछ अवशेष हैं तो वो गहरी धूप की तेज किरण से वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो गहरी जुताई का ये सबसे ज्यादा फायदा है। फिर मिट्टी अच्छी भुरभुरी बनती है और मिट्टी में जो जल धारण करने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। तो गहरी जुताई के ये फायदे हैं। और दूसरी जो आपने बताया कि गहरी जुताई का अलावा जैसे हमारा अपने जो वेस्ट डिकम्पोजर है ना जी, तो वेस्ट डिकम्पोजर की अगर बात करें तो इनमें हमें जो वेस्ट डिकम्पोजर के लिए क्या क्या मटेरियल जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें एक ड्रम की आवश्यकता होती है। वो ड्रम आप 200 लीटर पानी का भी ले सकते हैं और या फिर 500 लीटर पानी का भी ले सकते हैं। जिस तरीके से जितना पानी उसमें आ सकता है उस हिसाब से हमें उसमें गुड़ डालना पड़ेगा। अगर 200 लीटर है तो 2 किलो गुड़ और ये 500 लीटर है तो 5 किलो गुड़। अच्छा। तो ये तो मात्रा होगी कि हमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। इसी के साथ एक 30 ml की वेस्ट डिकम्पोजर की बोतल आती है। अच्छा, अच्छा। जो बाजार में मात्र 20 रुपए में 15-20 रुपए में उपलब्ध रहती है। इसके अलावा एक लकड़ी का डंडा जरूरी है और उसके साथ ही एक पेपर या कार्डबोर्ड का जो जिससे हमें ड्रम को ढकना होगा। तो ये तो हो गए इसके जो मटेरियल है इनकी आवश्यकता। तो एक बातचीत जारी रखना, एक फोन कॉल से आपने जुड़े हुए हैं श्रोता। हेलो, हाँ हाँ, राम राम साहब, नाम बताओ आपको? कालाकोट से सर। कालाकोट से बोल रहे हैं ना? यो हकाई खेती कैसे करना बताओ आप। हकाई जुताई कैसे करें? तो हकाई जुताई करने के लिए मैंने कुछ मशीनों के नाम बताए थे। आपने जैसे कि रोटावेटर हो गया, स्ट्रो रिपर हो गए, जीरो सीड ड्रिल हो गई या कंबाइन हार्वेस्टर हो गए। ये सारी चीजें हैं जो हम जो फसल अवशेष प्रबंधन करेंगे तो इन मशीनों को उनमें काम में ले सकते हैं। सही। ठीक है साहब, आपने जो फोन करो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। ताई मोना जी, आपने बात चाल रही थी एक वेस्ट डिकम्पोजर विधि तो आपने बताई रहा था। पहले हमें 500 लीटर पानी में 5 किलो गुड़ का घोल तैयार कर लेना है। उसके बाद हमें वो 30 ml जो वेस्ट डिकम्पोजर की बोतल है वो उसमें मिला देनी है और एक डंडे से एक समान रूप से उसको मिक्स करना है। उसके बाद उस ड्रम को पेपर या कार्डबोर्ड से ढक देना है और अगले 5 दिन तक एक दिन में कम से कम 1-2 बार हमें अच्छे से हिलाना है। और 5 दिन के बाद ये घोल थोड़ा सा तैयार हो जाता है और इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, क्रीम कलर का हो जाएगा। तो उससे हम इसका मतलब हम ये पता लगा लेंगे कि ये घोल बन के तैयार हो गया। जी। अब वो उनकी दवाई के टाइम लेबा जाओ या कहाँ से वो उपलब्ध होगी? ये दवाई बाजार में उपलब्ध है कि जो खाद बीज की जो दवाई की जो दुकानें होती है वहाँ पे उपलब्ध होती है। तो वहाँ से किसान भाई ले, और चाहे तो ऑनलाइन भी आजकल तो ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। तो किसान भाई वेस्ट डिकम्पोजर का नाम जैसे डालेगा जी तो उसको ऑनलाइन भी उपलब्ध हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो आपने बहुत अच्छी घर बैठे उपलब्ध हो जाएगी, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं। इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग कैसे करना है, तो जो इसका जो रेशो रखना है दवाई का और पानी का वो 1:3 रखना है। मतलब अगर 10 ml दवाई है तो 30 ml पानी डालना है। बिल्कुल। तो इस तरह से हमें घोल तैयार करके हम हमारे पौधों या मिट्टी पे छिड़क सकते हैं। तो वो जो हमारा वेस्ट पदार्थ है कटाई के बाद जो बचा हुआ है उस पर हम छिड़काव करेंगे तो वो अच्छी तरीके से सड़ के हमारी मिट्टी को मिल जाएगा। अच्छा। तो ये वेस्ट डिकम्पोजर बनाने का जो ये तरीका है
ये पूरी विधि है। अच्छा, यही तरीका से में आपने जो अवशेष से वहाँ के आपने ये कर सका चाहिए कोई जी, ना, जो हमारा फसल अवशेष है उसको हम इस तरीके से सड़ा सकते। आपने जो सुपर कंपोस्ट है जो कहीं हुआ है जी, सुपर कंपोस्ट की हम बात करें तो एक तरीके से ये जो कंपोस्टिंग है ये एक रासायनिक क्रिया होती है, जैव रासायनिक क्रिया होती है। इसमें जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो विघटित होकर बारीक खाद बना देता है, और ये पूरी तरीके से सड़ा हुआ कार्बनिक जो पदार्थ होता है वो उसको ही हम कंपोस्ट कहते हैं, वो कंपोस्ट कहलाता है। बिल्कुल। तो इसको जो सड़ाने की तरीका है और जो विधि है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इनका एक लाभ कहीं लेकर और कहीं लाभ मानो चाहते जी, इसका लाभ सबसे पहला तो ये कि टिकाऊ खेती के लिए सबसे सस्ता और सरल विधि से बनाया जा सकता है। बिल्कुल। और दूसरा, इस मैंने जैसे पहले भी बताया था कि जो फसल अवशेष प्रबंधन हम करते हैं तो उससे मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है, और जिस जल धारण अगर मिट्टी की क्षमता बढ़ेगी तो लंबे समय तक मिट्टी में नमी बनी रहेगी। तीसरा, जो खरपतवार और दीमक लग जाते हैं उसके प्रकोप का उसका भी कम प्रकोप होता है इससे। और चौथा, जो गोबर की खाद है उसकी तुलना में इसमें ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। और चौथा है कि मिट्टी की भौतिक दशा सुधरती है, जिससे वायु का अच्छी तरीके से संचार हो पाएगा, अच्छी तरीके से वायु मिट्टी के अंदर तक पहुंच पाएगी। तो ये इसके लाभ है। हाँ, तो आपने ये 2-3 विधियां जो आपने बताई बाण आपने है ना, जो जैसे वेस्ट डिकम्पोजर विधि है, कटी सुपर कंपोस्ट विधि है। अब सुपर कंपोस्ट विधि की बात करें। सुपर कंपोस्ट विधि की अब अपन बात चाहती लीजिए तो इमा देखो इनकी जो अब तरीको इनको जो विधि चाहिए इमा कहीं करा, जैसे तो आपने बताया भाई एक ड्रम लेनो आपने बताई, उनके बाद में फिर वहाँ 2-4 दिन उमर लगा के और ये अब ये में जो यह विधि है तो इनके लिए फिर किसान भाई बहने कहीं इसके लिए हमें हमारे किसान भाई को सबसे पहले तो एक गड्ढा तैयार करना पड़ेगा। अच्छा। 12 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा और 3 फीट गहरा। बिल्कुल। इस गड्ढे में उनको जो हमारा खेत का जो कचरा है, जो कटाई के बाद जो बचा है वो कचरा और जो पशुओं का जो गोबर है, इन दोनों को मिक्स करके 6 इंच मोटी परत बिछा देनी है। उस मोटी परत के बाद जो हम सुपर कंपोस्ट जो हम बाजार से हमारे किसान भाई को लेके आना है वो सुपर कंपोस्ट पाउडर उस पे छिड़क देना है। बिल्कुल। उसके बाद वापस से फिर वही परत लगानी है, वनस्पतिक जो कचरा है उसकी, फिर वापस उसके ऊपर सुपर कंपोस्ट की परत लगानी। इस तरीके से हमें 1 से 1.5 फुट ऊंचाई तक यही प्रोसेस दोहरानी है और उसकी मिट्टी उसको ऊपर तक ढक देना है। जो वो कचरा और जो पशुओं का गोबर है वो कम से कम 1 से 1.5 फीट तक ऊंचाई तक भरने के बाद मिट्टी से ढक देना है। और मिट्टी से ढकने के बाद जो हमें गर्मी के दिनों में अगर हम ध्यान रखें, ये 15 से 20 दिन में हमें पानी छिड़कते रहना है, क्योंकि ताकि नमी बनी रहे। बिल्कुल। और ये जो सुपर कंपोस्ट खाद है 3 से 4 महीने में, तो जो ये 3 से 4 महीने में जो ये कचरा है ये अच्छी तरीके से सड़ के तैयार हो जाता है। बिल्कुल। बस ये जरूर ध्यान रखें, ऐसे 2 गड्ढे बनाए ताकि एक गड्ढा जब हमारा तैयार हो तो तब तक उस बीच में उस गड्ढे की खाद को हम काम में ले ले, तब तक हमारा दूसरा गड्ढा तैयार होता रहे। बिल्कुल। तो हमारे किसान भाई 2 गड्ढे बनाएंगे तो उनको हर सीजन की फसल के लिए फायदा मिलता रहेगा। तो ये खाद जो है जुताई से पहले हम जो बिखेर दें खेत में, और ये गोबर की खाद से ज्यादा अधिक मात्रा में इसमें फास्फोरस और दूसरे पोषक तत्व होंगे। और दूसरा, हमारे जो किसान भाई डीएपी के लिए लाइन में लगे रहते हैं, डीएपी यूरिया के लिए, इसमें उससे ज्यादा मात्रा में फायदा मिलेगा और ये उससे पैसे की तुलना में भी ये उससे कम पैसे में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे किसान भाई इसको खरीदेंगे तो ज्यादा फायदा होगा और उनका समय भी नष्ट नहीं होगा। उनको वहाँ लाइन में लगना पड़ता है यूरिया डीएपी के लिए। तो श्रीमती मोना जी राठौर, अब कार्यक्रम में चालता आपने ना एक आपने जो कृष्ण भाई बन जाए आपने जो बातचीत सुन रहे थे, तो एक सलाह के तौर पे यही कहीं खबचाओ आप? सलाह के तौर पे एक तो जिसके बारे में हम अभी आखिरी बात कर रहे हैं, मैं इसी के बारे में हमारे किसान भाइयों को सलाह देना चाहूंगी। बिल्कुल। कि वो डीएपी नहीं खरीदे। डीएपी, क्योंकि डीएपी एक ऐसा खाद है जिसको वो जहाँ डालेगा वो वहीं पड़ा रहेगा, वो सालों तक वहीं पड़ा रहेगा, वो कहीं भी नहीं जाएगा। तो डीएपी जितनी मात्रा में जरूरत है आप अपनी मिट्टी की जांच करवाएं, और मिट्टी की जांच कराने के बाद आपको पता लगेगा कि हमारी जो फसल है, मिट्टी है, उसमें आप कौन सी फसल बोना चाहते हो और उसको कितने मात्रा में डीएपी चाहिए, आप उतना ही डीएपी डालें, उससे ज्यादा ना डालें। और अगर डीएपी जरूरत हो तो उसकी जगह आप एसएसपी डालें। जो चीज आपको डीएपी से मिल रही है, जो पोषक तत्व, जो फर्टिलाइजर आपको डीएपी से मिलेगा वो आपको एसएसपी से भी मिल जाएगा। बिल्कुल। तो मैं यही हमारे किसान भाइयों को सलाह देना चाहूंगी कि वो डीएपी का उपयोग कम करें और एसएसपी के उपयोग को बढ़ावा दें। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अच्छी की। और श्रीमती मोना जी राठौर,
सहायक निदेशक कृषि विस्तार झालावाड़। आज आप माँ का जो स्टूडियो है इनमें पधारिया और आपने जो श्रोता है ज्याके समस्या को समाधान કર્યું इनके लिए आपका ताई बहुत बहुत धन्यवाद साहब। राम राम साहब जी। राम राम। आपने जो करसाण है वो बिल्कुल ये बात को विशेष तौर से ध्यान रखना कि जो फसल है उनका ताई न जड़ा के और उनका ताई जो आज को जो आपनो कार्यक्रम है तो इनमें जो भी विधि बताई वहाँ को निश्चित रूप से उपयोग करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इनको फायदो लेगा। और अब आपनो कार्यक्रम है इनमें आज को जो अपना झालावाड़ जो जिलो है मौसम की थोड़ी जानकारी दे रहा है। तो आज को जो तापमान है झालावाड़ में न्यूनतम तापमान 28.23 सेल्सियस तक रहो है और अधिकतम तापमान रहो है अपना 41.76 सेल्सियस। तो अब अपना कार्यक्रम टर्म पर रहो है। तो आपका साथी बालमुकुंद सुमन और विनोद कुमार को दो आज्ञा। राम राम साहब। अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान।